तो आगे बढ़ते हैं। आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। हर साल 2 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑटिज्म एक दिमागी बीमारी होती है जो ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। इस दिन का उद्देश्य ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, मिथकों को दूर करना और ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। ये समस्या आमतौर पर बच्चों के बचपन से ही शुरू होती है, लेकिन बचपन में इस बीमारी के लक्षणों का पता लगाना आसान नहीं होता है। 1 नवंबर साल 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाने का संकल्प पास किया गया था, जिसे सभा ने 18 दिसंबर 2007 को अपनाया था। और ऑटिज्म जागरूकता को लेकर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी। डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी पर। डॉक्टर, ऑटिज्म जागरूकता, सबसे पहले तो ये ऑटिज्म क्या है, इसके लक्षण हमें कैसे पता चलते हैं, इसकी जागरूकता की जरूरत क्यों है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ऑटिज्म मतलब जो लोग ऑटिज्म से प्रभावित होते हैं वो सामाजिक व्यवहार में मतलब अन्य लोगों से मेलजोल में बातचीत में असामान्य रहते हैं। वो बातचीत नहीं कर पाते, असामान्य व्यवहार करते हैं, मिंगल अप नहीं हो पाते, लोगों से मेलजोल नहीं बढ़ा पाते। और अगर मैं अलग अलग उम्र में कहूँ तो बच्चों में कैसे पहचाना चाहे जी। ऑटिज्म है, तो 12 महीने का बच्चा अपने नाम पुकारने पे अगर रिएक्ट नहीं करता है तो मतलब उसको ऑटिज्म होने की संभावना है। 14 महीने का बच्चा अगर किसी ऑब्जेक्ट को बता नहीं सकता तो वो ऑटिज्म का शिकार हो सकता है। 18 महीने का बच्चा अगर जैसे टॉयज से खेलना, डॉल, गाड़ी वगैरह से नहीं खेल पाता है या उन्हें नहीं पहचान पाता है या उन्हें नहीं मांगता है, डिमांड नहीं करता है, मतलब कि एक नॉर्मल जैसे बच्चे का बिहेव होना चाहिए, जी। सोशल बिहेव होना चाहिए, ये अगर नहीं होता है मतलब ऑटिज्म का शिकार है। हेलो। डॉक्टर, ऑटिज्म जागरूकता हम कैसे कर सकते हैं, लोगों में उनको किस तरह से बता सकते हैं, क्योंकि आज के वक्त में जो भाग दौड़ का वक्त है, भीड़ भाड़ का वक्त है, और ऐसे में मोबाइल जो बच्चों का एक कह सकते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल छोड़ना नहीं चाहते। क्या इसका भी कोई असर ऑटिज्म पर होता है? सर, मोबाइल तो आजकल चला है, ऑटिज्म पहले से है। और दूसरी चीज ये है कि ऑटिज्म को जितनी कम एज में और जितनी जल्दी हम डिटेक्ट करेंगे तो जी। उसका इलाज संभव है। जैसे कि कई बार सोशल मीडिया या गूगल वगैरह पे हम सर्च करते हैं तो वहां मेंशन किया हुआ है कि ऑटिज्म का इलाज संभव नहीं है, बट अगर हम कुछ थेरेपीज हैं, अगर वो देकर ऑटिज्म का जितनी कम एज में डिटेक्ट हो जाएगा उतनी जल्दी इलाज संभव है। उसमें फैमिली का, डॉक्टर्स का, साइकेट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ थेरेपीज होती है जैसे बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्ले थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन थेरेपीज, इनसे ऑटिज्म का इलाज होता है। ऑटिज्म एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। एक अनडेवलप्ड ब्रेन होता है जी। जो कि सोशल नहीं होने देता उस पर्टिकुलर पर्सन को। यानी सोशल जैसे एक नॉर्मल इंसान बिहेव करता है वैसे वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता। इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं कि बचपन से ही डिटेक्ट होने लग जाता है, कई बार मिडिल एज में भी ऑटिज्म होता है। इसका रीजन ये होता है या तो प्री मेच्योर बेबी होता है या फिर लेस वेट का जो बेबी होता है तो भी ऑटिज्म हो सकता है। पेरेंट्स की एज बहुत ज्यादा या बहुत कम होने से भी ऑटिज्म हो सकता है। कुछ जेनेटिकल क्रोमोसोम्स भी होते हैं, वो भी ऑटिज्म का रीजन होते हैं। और कुछ मेडिकल हिस्ट्री भी हो सकते हैं या फिर पहले उन्हीं पेरेंट का कोई बच्चा अगर ऑटिज्म से ग्रसित है तो वो भी ऑटिज्म हो सकता है। जी। डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों में जो चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे हैं एक अच्छी खासी उम्र में भी, उससे हम पहचान सकते हैं कि ऑटिज्म है। अगर बच्चा शुरुआती दिनों में, शुरुआती उम्र में ठीक ठाक महसूस हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर वो ऑटिज्म का शिकार हो जाए? एज में भी हो सकता है ऑटिज्म। एक्चुअली क्या है, ब्रेन जो है अनडेवलप हो जाना
ये तो मिडिल स्टार्टिंग एज में होता है, लेकिन ब्रेन का वर्किंग स्लो हो जाना, जैसे कि मोबाइल आपने अभी बोला, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया के यूज से या किसी भी मिस हैपनिंग से या किसी भी रीजन से, तो भी मिडिल एज में ऑटिज्म हो सकता है। जी, इसका इलाज कितना संभव है डॉक्टर, और कितना लंबा इसका इलाज चलता है? और अगर हम इलाज के साथ साथ बच्चों के साथ पेरेंट्स को या उसको आसपास सामाजिक स्तर पर किस तरह का माहौल और बिहेवियर देना चाहिए? फिर देखिए, एक तो ऑटिज्म वाला बच्चा है ना, एक वो कटता है सोसाइटी से, या इंसान है वो तो उसको सोशल करने की जरूरत है। और बिहेवियर थेरेपी में ये पार्ट होता है पूरी फैमिली का, ग्रुप का, स्कूल का। स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं ऑटिज्म चिल्ड्रन के लिए, तो उसमें ही एडमिशन करवाएं जिससे वो नॉर्मल फील करे अपने जैसे बच्चों को पाके। लेकिन जैसे अभी नॉर्मल स्कूल में बच्चा जाता है और वो ऑटिज्म से ग्रसित है, तो वहां पे क्या उसको प्रॉब्लम ये फेस होगी कि बाकी के बच्चे उसका मजाक बनाएंगे और जी। फन बनाएंगे, और उससे उसको और ज्यादा डाउन फील करेगा और अंदर ही अंदर उसको मतलब डिप्रेशन में जा सकता है। तो सबसे बड़ा रोल इसमें फैमिली का होता है, साइकोलॉजिस्ट का होता है, साइकेट्रिस्ट का होता है, जैसे मैंने बताया। और बिहेवियर थेरेपी हो गई, स्पीच थेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब ऑक्यूपेशनल मतलब जो बच्चा जहाँ पे पढ़ रहा है उसी में उसके व्यवहारिकता में बदलाव करके उसके साथ गेम्स ही गेम्स में उसके साथ खेल के, प्ले थेरेपी के अंदर, जैसे कि वो बच्चे के साथ खेल कूद के साथ उसको गार्डन में ले गए, या जो भी उसका गेम्स है, जिस एज ग्रुप का बच्चा है उसके अकॉर्डिंग, मेल है फीमेल चाइल्ड है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि उसको नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश करें, और उसको ये फील ना हो कि मैं अलग हूं या मेरे जी। अंदर कोई कमी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि आज विश्व ऑटिज्म